हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं कृष्णा सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल योर मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं। इससे पहले जो है हम लोगों ने सीटेट के लिए सीडीपी की एक वीडियो में काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे मैराथन के रूप में। अब हम लोग जो है उसी में आगे बढ़ते हुए, कल हम लोगों ने मोटिवेशन तक बात करा था सीडीपी में, बाल विकास में। अब आगे बढ़ते हुए उसी में जो है एक मैस्लो साहब है, देखिए अब्राहम मैस्लो साहब की नीड्स हायरार्की, यानी अब्राहम मैस्लो साहब के आवश्यकता का अनुक्रम का एक सिद्धांत है। इसको हम लोग देखने वाले हैं और इसी से आगे बढ़ते हुए और भी जो टॉपिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है उन सब पर बात करेंगे। हम लोग बाल विकास चल रहा है सीटेट के लिए, एग्जाम के लिए। अगर आप शुरुआत से वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। कुछ नहीं तो आप अगर इसे सुन भी लेते तो आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो है बिना समय वेस्ट किए सीधे बात करते हैं कि अब्राहम मैस्लो एक व्यक्ति हैं, अब्राहम मैस्लो। इनकी नीड्स हायरार्की, मैस्लो के आवश्यकता का अनुक्रम का सिद्धांत इन्होंने एक दिया था। आवश्यकता का मतलब हमारी जरूरत के हिसाब से एक सिद्धांत दिया था अब्राहम मैस्लो साहब ने, उसी पर हम लोग बात करने वाले हैं। ये जो है किस तरह का सिद्धांत दिए थे इसको हम लोग देख लेते हैं। ये सीटेट में आपके जो है ज़्यादा चांस तो नहीं होते पर पूछे जाते हैं इनके क्वेश्चन। तो देखिए इन्होंने इस तरह के एक सिद्धांत को दिया था, जिसमें इन्होंने पहला सिद्धांत दिया था साइको फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी एक इंसान की जो है सबसे पहली जरूरत होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स, उन्होंने बताया था इस तरह से बना करके। फिजियोलॉजिकल नीड्स का मतलब क्या है कि उसको, किसी भी इंसान को सबसे पहले एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लॉथिंग, रिप्रोड्यूसिंग, सर्वाइव करने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसके बिना वो जीवित भी नहीं रह सकता। अब भाई आप बिना पानी के जीवित रह सकते हो, बिना हवा के नहीं रह सकते, बिना खाने के भी नहीं रह सकते। तो ये जो है सारी चीज़ें फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंतर्गत आती हैं, यानी शारीरिक आवश्यकताओं के अंतर्गत आती हैं। और इंसान का इनके हिसाब से जो है इस पैटर्न में, जिस पैटर्न में इन्होंने देखे इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में दिया है, इस तरह से अपने ज़रूरतों को वो इंक्रीज करता जाता है, बढ़ाता जाता है। यानी आपने बचपन में याद है कि अगर कोई एक खिलौना मिल गया तो फिर उसके बाद जो है आपकी डिमांड थोड़ी और बढ़ने लगती है, फिर थोड़ी और बढ़ने लगती है। कुछ इसी प्रकार से इन्होंने बताया हुआ है कि अब्राहम मैस्लो साहब ने कि आवश्यकता का अनुक्रम कुछ इस ऑर्डर में होता है इनके हिसाब से, जिसमें पहली हमारी शारीरिक आवश्यकता की जरूरत पड़ती है। शारीरिक आवश्यकता के अंतर्गत आपका देखिए सोना आ गया है। तो सोना अगर आपको देख लीजिए, अगर आप कई दिन नहीं सोएंगे तो क्या हालत हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो सोना भी जरूरी है। ये सारी चीजें जो है देखिए एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, सोना, क्लॉथिंग, कपड़े और रिप्रोडक्शन लिखा हुआ है। यानी रिप्रोडक्शन का मतलब सेक्स से रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें शारीरिक आवश्यकताओं के अंतर्गत आ जाती हैं इनकी। फिर जो है जब ये इंसान अगर अपने शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है तो उसके बाद जो है आपका आता है सेफ्टी नीड्स, यानी सुरक्षात्मक आवश्यकताएं। यानी अगर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाए तो उसके बाद आपको जो है महसूस होगा कि अब हमें हमारी सुरक्षा की ज़रूरत है, यानी हमारे सेफ्टी के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्स, हेल्थ और प्रॉपर्टी। मतलब अगर आपकी ये सारी ज़रूरतें पूरा हो जाती है, जैसे मतलब सिंपल कहा जाए कि ज़रूरत के हिसाब से आविष्कार होता है, ज़रूरत आविष्कार की जननी है उसी हिसाब से। तो पहली नीड आपकी अगर पूरी हो जाती है तो आपके अंदर एक भावना आती है, तो फिर आप जो है इन सब नीड्स की ज़रूरत रखते हैं, सेफ्टी नीड्स की। सेफ्टी में पर्सनल सिक्योरिटी आपको चाहिए होती है, पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट यानी आप कोई जॉब करें, रिसोर्स आपके पास कोई सोर्स होना चाहिए, हेल्थ आपका सही होना चाहिए और प्रॉपर्टी वगैरह होनी चाहिए। ये आपके मतलब सेफ्टी नीड्स के लिए ज़रूरत होती है इन सी चीज़ों की। तो ये अब्राहम मैस्लो साहब के हिसाब से पहले आप शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते हैं, फिर उसके बाद आपको जो है सुरक्षात्मक आवश्यकताएं की जरूरत पड़ने लगती है। सुरक्षात्मक आवश्यकताएं दूसरे नंबर पर आती हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि हमें जॉब की या फिर हेल्थ की, प्रॉपर्टी की, इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। अगर आपका ये कंप्लीट हो जाता है तब आपको लव और बिलोंगिंगनेस की जरूरत है, प्रेम व अपनत्व की आवश्यकता पड़ जाती है। यानी जब इन दोनों की अगर पूर्ति हो जाती है तो इंसान के अंदर जो है वो एक अलग भावना आ जाती है प्रेम की। मतलब हमारा कोई फ्रेंड्स हो, हमारी कोई गर्लफ्रेंड हो, इंटीमेसी, फैमिली, सेंस ऑफ कनेक्शन, मतलब हमारे सेंस मतलब हमारे
क्या कहते हैं, ज्ञान इंद्रियों के कनेक्शन में कोई हो, या फिर हमारी फैमिली में मतलब किसी से प्रेम हो, आपस में जो है कनेक्शन बना रहे, इस तरह की मतलब प्रेम और अपनत्व की भावना आपस में बनी रहे, लोगों से कनेक्शन बना रहे, ये चीज़ों की नीड्स आपके अंदर आ जाती है। फिर उसके बाद जो है आपकी, या फिर आपकी शादी हो, ये इस तरह के मतलब भावनाएं अंदर आती हैं, ये सारी चीज़ें जो है आपका तीसरे स्टेज में आता है अब्राहम मैस्लो साहब के हिसाब से। फिर उसके बाद अगर ये चीजें आपकी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद जो है आपको स्टीम यानी सम्मान की आवश्यकता हो जाती है, यानी सम्मान की। अब उसके बाद जब ये मिला तो आपको रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम, स्टेटस, रिकॉग्निशन, स्ट्रेंथ एंड फ्रीडम, मतलब आपको समाज में लोग सम्मान दें, आपका एक अलग ही रुतबा हो, सेल्फ स्टीम, स्टेटस स्टेटस के लिए आप देख रहे हैं ना, लोग क्या ही से क्या कर देते हैं, मतलब मेरा स्टेटस यहाँ होना चाहिए, मेरे पास जो है वो iPhone 14 होना चाहिए, ये स्टेटस मेरा बनाएगा। तो इस तरह की चीज़ें, ताकत होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है आपको अब जरूरत पड़ने लगती है अब्राहम मैस्लो के हिसाब से। फोर्थ नंबर पे सम्मान की आवश्यकताओं को महसूस करने लगते हैं आप, जब इन तीनों स्टेजेस की आपकी पूर्ति हो जाती है तो। फिर एक लास्ट स्टेज है इनके अनुसार सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी आत्मसिद्धि की जरूरत। आत्मसिद्धि का मतलब क्या होता है, ये देखिए लास्ट स्टेज होती है, इसमें बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी, यानी इस स्टेज में जो है इस नीड में इंसान अपने आप को जानने का प्रयास करता है कि वो कौन है और क्या करने के लिए इस दुनिया में आया है, और क्या उसकी सबसे जरूरी काम में वो कौन सा काम करे जिसके वजह से वो मतलब इंसान बनकर गया है। ये इस लेवल की जब सोच आपकी पहुंचती है तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी आत्मसिद्धि की तरफ आप बढ़ते हैं। ठीक है, तो आत्मसिद्धि की तरफ अब जब आप बढ़ते हैं, ये जो है इस तरह के लोग बहुत ही कम दुनिया में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे भगवान बुद्ध को एक तरह से माना जाता है कि वो जो है आत्मसिद्धि के, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को मतलब आत्मसिद्धि को एलोबरेट करने की और जानने की और उसको मतलब ओपन करने की, ये सारी चीज़ों पे उन्होंने विशेष तरह से मतलब अपने आप को इम्प्रूव किया था। तो ये जो है अब्राहम मैस्लो साहब के जरूरत यानी आवश्यकता का जो ऑर्डर है प्रिंसिपल, उसके ये ऑर्डर के प्रिंसिपल के रूप में ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं, जिसमें आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स, शारीरिक आवश्यकताएं, सेफ्टी नीड्स दूसरे नंबर पे, उसके बाद लव एंड बिलोंगनेस, प्रेम व अपनत्व की भावना, स्टीम, सम्मान की आवश्यकताएं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मसिद्धि की आवश्यकता, ये सारी चीज़ें जो है आपका अब्राहम मैस्लो के नीड हायरार्की, मैस्लो के अनुक्रम के सिद्धांत में आता है। इसको आप याद रखिएगा। अब हम लोग इसी में आगे बढ़ते हुए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, और ये है आपका इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। क्या है? बुद्धि। तो इंटेलिजेंस पर हम लोग बात करेंगे काफ़ी डीप वे में। इसमें अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या क्या कैसे दिया था, मनोवैज्ञानिकों ने। तो इंटेलिजेंस क्या है, देखिए इसको पहले समझ लेते हैं कि इंटेलिजेंस होता क्या है। तो इंटेलिजेंस शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के इंटेलिजियर से हुई है, और जिसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड यानी समझना। क्या होता है? ये इंटेलिजियर शब्द से हुई है, और टू अंडरस्टैंड जिसका मतलब होता है यानी समझना, अंडरस्टैंड का मतलब समझना। ठीक है, इंटेलिजेंस जो है हेरिडिटी से प्रभावित होता है, यानी आनुवांशिकता से भी प्रभावित होता है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू रीजन, अडॉप्ट एंड लर्न, यानी इंटेलिजेंस वो क्षमता है जिसके कारण जो है हम चीज़ें अडॉप्ट करते हैं और लर्न करते हैं, मतलब सीखते हैं। ठीक है, तो इंटेलिजेंस, बुद्धि, आप इतना समझ गए होंगे कि क्या है। बुद्धि जो है आपका इंटेलिजियर शब्द से आई है, और इसका मतलब है टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब इंटेलिजेंस के आधार, जो इंटेलिजेंस जो है IQ के आधार पे, ठीक है, इंटेलिजेंट क्वोशेंट कहते हैं, इसके आधार पे बुद्धि लब्धि, इसका वर्गीकरण किया गया है। देखिए यहाँ पे कि इंटेलिजेंस के आधार पे लोगों ने इसका वर्गीकरण किया है, क्लास नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ IQ, यानी IQ के बेस पे इसका वर्गीकरण किया गया। वैसे तो कई सारे मनोवैज्ञानिक अपना अलग अलग दिए हुए हैं, पर यहाँ पे कुछ बेसिक जनरल रूप से लिया गया है। IQ इंटेलिजेंस कोसेट, अल्बर्ट आइंस्टीन वाज जर्मन born theoretical physicist and philosopher of a science whose estimated IQ score is about 160 पॉइंट्स। देखिए ये बता रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन जर्मन वैज्ञानिक थे, आपको पता है आइंस्टीन का नाम सब लोग सुने हुए हैं,
फिजिसिस्ट, वो भौतिकवेत्ता थे, मतलब उन्होंने फिजिक्स के बहुत ज़्यादा वो फार्मूले और मैथ्स के भी कुछ ऐसे दे गए जो बहुत ही अभी तक लोग काम कर रहे हैं उस पर। उनका आईक्यू जो है 160 के एवरेज में था। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये टेबल, इस टेबल में देखिए बताया गया है कि आईक्यू का मतलब देखिए, स्टैनफोर्ड बीने इंटेलिजेंस स्केल, यानी स्टैनफोर्ड बीने साहब ने इस इंटेलिजेंस स्केल को दिया हुआ है और इसमें उन्होंने बताया है कि देखिए ये जीनियस यानी जिसका दिमाग यानी आईक्यू इंटेलिजेंट कोशेंट यानी आईक्यू जिसका 140 से ज़्यादा है वो जीनियस होता है। और देखिए यहाँ से देखते हैं, और जिसका जो है एवरेज होता है यानी 90 से 109 तक, तो ये जो है एवरेज माने जाते हैं जिसकी आईक्यू होती है। ये जो है पूरी दुनिया में लगभग 50% लोग इसी में आते हैं, ठीक है। 90 से 109 के बीच में जो है आपके लगभग मैक्सिमम 50% लोग इसी में आते हैं और बाकी जो है आपका ऊपर नीचे वेरी करते रहते हैं। इसमें देखिए अगर 90 से 109 में है अगर आपका, तो वो आपका एवरेज आईक्यू होगा, ठीक है। एवरेज आईक्यू का मतलब कि आपकी जैसी उम्र है उसी के हिसाब से आप सब कुछ ठीक ठाक समझते हैं, सब कुछ आपका सही है। सुपीरियर, अगर आप इससे थोड़े से ज़्यादा जो है तो आप इससे सुपीरियर बोले जाएंगे, उससे भी थोड़े ज़्यादा 120 से 139 के एवरेज में तो आप जो है वेरी सुपीरियर बोल जाते हैं। पर 140 से एबव है तो ये लोग जीनियस बोले जाते हैं। ये बहुत ही लिमिटेड होते हैं दुनिया में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि कुछ और भी हैं, जैसे मोरोन यानी मूर्ख की श्रेणी में आते हैं, तो ये जो है 50 से 69 के बीच में होते हैं। बॉर्डर लाइन, देखिए बॉर्डर लाइन मतलब एकदम इसके अगर आप जो है नीचे गए तो सीधा मूर्ख हो जाएंगे, और इसके थोड़ा सा जो है तो बॉर्डर लाइन बोला जाता है। बॉर्डर लाइन कमी 70 से 79 के बीच में अगर आईक्यू है तो वो आपका बॉर्डर लाइन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये टेबल आप देख रहे होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आईक्यू निकालने का जो तरीका है, देखिए आईक्यू, कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू जो है 1912 में विलियम स्टर्न साहब ने दिया, पर इसका जो फार्मूला है निकालने का, कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू 1912 में विलियम स्टर्न साहब ने दिया, पर इसका फार्मूला 1916 में लुइस टर्मन ने दिया था। ये फार्मूला देखिए, आईक्यू बराबर मेंटल एज बटा बाई क्रोनोलॉजिकल एज यानी बायोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज को ही बायोलॉजिकल एज कहते हैं, इंटू 100। मेंटल एज को शॉर्ट फॉर्म में एमए लिखा हुआ है, क्रोनोलॉजिकल एज को सीए लिखा हुआ है, इंटू 100, यानी इसे कहते हैं मानसिक आयु बाई वास्तविक आयु मल्टीप्लाई बाई 100। यानी मानसिक आयु का मतलब ये हुआ कि आप जो है अगर देखिए, अगर आपकी जो है रियल एज 10 वर्ष हो और आपकी दिमागी क्षमता 12 वर्ष के बच्चे की जैसी है, तो आपका मानसिक आयु 12 वर्ष हो जाएगा और आपकी वास्तविक आयु जो 10 है वो 10 रहेगी। तो आपका आयु किस तरह से आप निकालेंगे, देखिए यहाँ लिखा भी है कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे का जो है रियल एज 10 साल है और 12 साल के बच्चे की तरह उसका दिमाग काम करता है, तो उसका आईक्यू 12/10 × 100 यानी 120 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो 120 का मतलब वेरी सुपीरियर के एवरेज में आएगा, वेरी सुपीरियर में आएगा। अब यहाँ पे एवरेज के लिखा हुआ है 90 से 110। ये सब चीज़ें आप समझ रहे होंगे, इससे आईक्यू निकाला जाता है। ये फार्मूला भी आपको याद रखना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आईक्यू बराबर मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, यानी क्रोनोलॉजिकल एज को बायोलॉजिकल एज भी कहते हैं। इसे मैं का करके आप याद कर सकते हैं। और इस फार्मूले को देने वाले 1960 में फार्मूला देने वाले टर्मन साहब थे, ठीक है। आईक्यू बराबर, ये फार्मूला आप समझ गए होंगे। एवरेज जो है आपको पता है, क्रोनोलॉजिकल एज इज द बायोलॉजिकल एज फ्रॉम बर्थ, यानी क्रोनोलॉजिकल एज को ही बायोलॉजिकल एज करते हैं जो जन्म से होता है, ये आप समझ रहे होंगे। इन 1905 यानी 1905 में फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, पहला बुद्धि परीक्षण किया अल्फ्रेड बिने ने और थियोडोर साइमन ने, ठीक है। 1905 में पहला जो है बुद्धि परीक्षण वो अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने किया था। 1908 में मेंटल एज का कॉन्सेप्ट अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया था। 1908 में जो है मेंटल एज का कॉन्सेप्ट कौन दिया था? अल्फ्रेड बिने साहब दिए थे। 1912 में आईक्यू का कॉन्सेप्ट विलियम स्टर्म के द्वारा दिया गया था। कौन दिया था? विलियम स्टर्म के द्वारा। तो ये जो है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कौन फार्मूला दिया, किसने क्या दिया, जनरल रूप से एवरेज मतलब जो बच्चे होते हैं वो कितने आईक्यू के होते हैं। ये बुद्धि से रिलेटेड टॉपिक आपको कई सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब हम लोग जो है थोड़ी बात कर लेते हैं सृजनात्मक बुद्धि यानी क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस पर।
सृजनात्मक बुद्धि, सृजनात्मकता और बुद्धि यानी क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस पर बात करते हैं। रिसर्चर हैव फाउंड दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द क्रिएटिव एंड इंटेलिजेंस इज ए पॉजिटिव। देखिए क्रिएटिव क्या होता है ये पहले हम समझ लेते हैं कि रिसर्चर्स जो सर्च करने वाले थे, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बीच जो संबंध निकाला उसे सकारात्मक कहा। सकारात्मक पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या है कि मतलब जो क्रिएटिव होता है, क्रिएटिव का मतलब ना कि जो कुछ नया करने की क्षमता रखता हो, जिसमें कुछ न्यू करने की, जो कुछ हट के करने की, आउट ऑफ द बॉक्स लिखा हुआ भाई, ठीक है, कुछ हट के करने की जो सोचते हो, जो करने की कोशिश करते हो, उसे क्रिएटिव कहा जाता है। तो क्रिएटिव और इंटेलिजेंस बुद्धि के बीच जो है पॉजिटिव रिलेशन है। मतलब आप जो है अगर बुद्धि आपके पास है, स्मार्ट हैं आप, अगर आप क्रिएटिव हैं तो मतलब आपका नुकसान तो नहीं होने वाला, उससे आप पॉजिटिवली जो है कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं। ठीक है, टर्मन साहब ने क्या कहा 1920 में, फाउंड दैट पर्सन विथ हाई आईक्यू वर नॉट नेसेसरी क्रिएटिव। ये देखिए बात समझने वाली है। टर्मन साहब ने 1920 में बताया था कि आईक्यू जिसका बहुत अधिक है, ठीक है, यानी इंटेलिजेंस है जो, वो जरूरी नहीं है कि क्रिएटिव हो ही। ठीक है, अर्थात हर एक हाई आईक्यू वाला बच्चा रचनात्मक हो यह आवश्यक नहीं है। समझ रहे हैं? हाई आईक्यू होना क्रिएटिव होने की जरूरी नहीं है कि सब जिसकी आईक्यू ज़्यादा है वो क्रिएटिव हुई हो। ठीक है, पर क्रिएटिव आप समझ रहे होंगे, तो क्रिएटिव और आईक्यू मतलब इंटेलिजेंस के बीच जो है रिलेशन है, पर जरूरी नहीं है, ये चीज आपको याद रखनी है। क्रिएटिव के तथ्य हैं, देखिए फोफोई क्रिएटिविटी के, जो क्रिएटिविटी के एलिमेंट्स हैं, फोफोई शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ, ये एफ यानी फ्लुएंसी, एफ यानी फ्लेक्सिबिलिटी, ओ यानी ओरिजिनल, ई यानी इलेबोरेशन। तो एफ यानी फ्लुएंसी यानी धारा प्रवाह, यानी बहुत ही तेजी से जो है किसी चीज को पढ़ना या किसी चीज को समझना। फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन, समय परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना, चेंज कर लेना, बदल लेना। ओरिजिनल यानी मौलिकता, मतलब किसी चीज को किसी के कॉपी से रिलेटेड कर लेना। इलाबोरेशन विस्तार, मतलब पूरा डिटेल में चीजों को समझना। ये सारी चीजें जो है आपका क्रिएटिव के तथ्य, यानी फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनल मौलिकता और इलाबोरेशन विस्तार। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। जेपी गिलफर्ड साहब ने देखिए क्या कहा है। जेपी गिलफर्ड ने थिंकिंग को दो भागों में प्रस्तुत किया। जेपी गिलफर्ड जो है, इन्होंने सोचने की, थिंकिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग में आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है अब सारी सोच, कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है अभी सारी सोच। ये डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है आपका क्या होता है, ओपन एंडेड, रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, आउट ऑफ द बॉक्स, मल्टीपल सॉल्यूशन। समझते हैं इसको। डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अब सारी सोच। अब सारी सोच का मतलब होता है कि ये क्रिएटिविटी से रिलेटेड होते हैं और पूरे ओपन माइंडेड होते हैं। ओपन थिंकिंग वाले यानी इनके पास हर एक चीज के सॉल्यूशन के कई सारे ऑप्शन होते हैं। समझ रहे हैं? ये आउट ऑफ द बॉक्स यानी हर तरह के, मतलब जो है एकदम हट के सोचने वाले होते हैं। कुछ ज्यादा ही ऑप्शन इनके पास, किसी भी चीज का सोल्यूशन दिया जाए, अगर पूछा जाए तो ये आप हर तरीके के, जैसे कोई बिजनेस से रिलेटेड अगर आप कोई सुझाव लेना चाहते हैं इस तरह के सोच वाले लोगों से, तो वो हर तरह के कई सारे सॉल्यूशन उसमें बता देंगे। और कन्वर्जेंट थिंकिंग वाले के पास इस चीजों को घुमा फिरा के एक ही सॉल्यूशन होता है। समझ रहे हैं? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझा दूं तो डाइवर्जेंट थिंकिंग का एग्जाम्पल आपका होगा कि डाइवर्जेंट थिंकिंग के सिंपल बात है कि अगर आपसे जो है कोई भी चीज पूछ दिया जाए, ऐसे ही रिलेटेड मैंने बिजनेस का बताया, वैसे ही कन्वर्जेंट थिंकिंग का क्या है कि मान लीजिए आपसे कोई पूछ दिया कि किसी एक विशेष लेटर से स्टार्ट होने वाले सारे राज्यों के, कई सारे राज्यों के नाम बताइए, या 4 या 5। ठीक है, तो घुमा फिरा के आपका दिमाग जो है इंडिया पर ही आएगा पहले, क्योंकि आप विदेश में वो बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं रखते होंगे, इंटरेस्ट, तो आप सीधे पहले घुमा फिरा के इंडिया पर ही आएंगे, इंडियन के स्टेट पे, जो बहुत ज़्यादा होने वाले नहीं है। तो वो जो है आपका अब अभिसारी चिंतन की तरह आ गया। ठीक है,
तो ये क्लोज एंडेड होते हैं, अभिसारी इंजन थिंकिंग जो है, अभिसारी सोच, कन्वर्जेंट थिंकिंग, और ये रिलेटेड टू इंटेलिजेंस होता है, यानी ये बुद्धि से संबंधित होता है। ये एमसीक्यू सॉल्व करने में और लिमिटेड सॉल्यूशन ये रखता है, ठीक है। कन्वर्जेंट थिंकिंग वाला, अभिसारी सोच वाले लोग। ओपन एंडेड, अब सारी सोच वाले एकदम खुले दिमाग के होते हैं और रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, यानी संरचनात्मकता से संबंधित होते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स, यानी एकदम हट करके सोचते हैं। मल्टीपल सॉल्यूशन होता है इनके पास, काफी सारे सॉल्यूशन होते हैं, हर चीज के काफी सारे दायरे होते हैं, काफी ज्यादा ये ऑप्शन रखते हैं, ठीक है। कुछ नोट लिखा हुआ है यहाँ, इसको समझ लेते हैं। आप ये समझ गए होंगे कि कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है। कन्वर्जेंट थिंकिंग बुद्धि से रिलेटेड है, इंटेलिजेंस से, और डाइवर्जेंट थिंकिंग आपका जो है वो रिलेटेड टू क्रिएटिविटी है। नोट क्या देखिए, अब सारी सोच वाला प्रत्येक व्यक्ति, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला जो प्रत्येक व्यक्ति है वो क्रिएटिव नहीं होगा, ये बात समझिए। परंतु हर क्रिएटिव व्यक्ति अपसारी सोच यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग रखता होगा। यानी जो डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला व्यक्ति है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग अगर रखता है, हर तरह के ऑप्शन सोचता है, मल्टीपल ऑप्शन है उसके पास, तो जरूरी नहीं है कि क्रिएटिव होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पर अगर कोई क्रिएटिव है तो अपसारी जरूर होगा, ये कहने का मतलब है नोट में, ठीक है। तो ये नोट आप समझ गए होंगे। तो अब हम लोग जो है गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में बात करेंगे, यानी प्रतिभाशाली बच्चे। प्रतिभाशाली बच्चे देखिए आईक्यू के बेस पे तो आप कह सकते हैं कि जो है 140 से जिनकी आईक्यू ज़्यादा होती है वो काफ़ी क्या है मतलब इंटेलिजेंट और जो है टैलेंटेड बच्चे हो सकते हैं। पर इसमें आईक्यू को गिफ्टेड बच्चों को 3 टाइप में यहाँ पे डिवाइड किया गया। इंटेलेक्चुअली ब्राइट, यानी 140 प्लस आईक्यू वाले जो बौद्धिक स्वरूप से उज्ज्वल रहते हैं, जैसे आइंस्टीन और आपका एपीजे अब्दुल कलाम, इस तरह के लोगों को आप कह सकते हैं। तो वो लोग जो है आपका जीनियस की श्रेणी में आएंगे, इंटेलेक्चुअली ब्राइट 140 प्लस आईक्यू वाले। लेकिन जो टैलेंटेड जैसे सचिन तेंदुलकर, वो जो है मतलब कि उनका आईक्यू भले ना हो पर उन्होंने अपने काम में काफ़ी ज़्यादा उनका अनुभव था, बहुत ही बेहतर खिलाड़ी थे सचिन तेंदुलकर, हैं बहुत ही बेहतर खिलाड़ी हैं, तो इसलिए जो है ये टैलेंटेड कहे जाएंगे। और क्रिएटिव जो है प्रतिभाशाली बच्चे के अंदर ये भी आएंगे, देखिए क्रिएटिव, जैसे एमएफ हुसैन के बारे में कहा गया है, ठीक है। तो गिफ्टेड चिल्ड्रन में आपके 3 प्रकार के दिए गए हैं, जो इंटेलेक्चुअली ब्राइट हो मतलब जिनका आईक्यू ज्यादा हो, और जो टैलेंटेड भी होते हैं वो भी गिफ्टेड में आएंगे, और क्रिएटिव जो होते हैं। तो ये जो है आपका गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में बात हुई है। गिफ्टेड चिल्ड्रन को समृद्ध पाठ्यचर्या यानी इन रिच क्यूरिकुलम की आवश्यकता होती है, जिनमें उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चैलेंजेड टास्क कंटेंट हों। यानी गिफ्टेड चिल्ड्रन में मतलब वो बच्चे भी आएंगे जिनमें उनको इंटरेस्ट हो और उसमें वो बहुत ही बेहतर कर चुके हों। जैसे सचिन तेंदुलकर जो है, अब वो पढ़ने में या उनके आईक्यू में बहुत ज़्यादा वो टैलेंट रहे हैं नहीं, बट क्या है कि उनका टैलेंट जो है, उनके खेलने का तरीका, उनके क्रिकेट के जो तरीके हैं वो जो है उनका काफ़ी बेहतर है। तो ये जो है आपका टैलेंटेड के अंदर आएंगे, ठीक है, यानी गिफ्टेड के अंदर। इंटेलेक्चुअली ब्राइट बच्चों को हॉट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल जैसे कंटेंट चाहिए, मतलब जो ज़्यादा ही क्रिएटिव इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनको उस तरह के काम भी चाहिए, तो उनके लिए जो है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले कंटेंट चाहिए, ताकि उन्हें कुछ नया मिले, वो कुछ एक्स्ट्रा कर सकें, उन्हें तभी अच्छा फील होता है। मतलब वो जो है आपके हायर ऑर्डर थिंकिंग का मतलब कि वो जो एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, मतलब हर चीज़ के एक लेवल होता है ना, तो जैसे लोअर ऑर्डर थिंकिंग का लेवल जो है आपके क्वेश्चन में लिखा होता है, तो वो हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चन जो है करने में ये गिफ्टेड बच्चे काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं, उन्हें काफ़ी इंटरेस्ट इसमें आता है, ठीक है। अब देखिए देखते हैं हम लोग जो है इमोशनल इंटेलिजेंस यानी सांवेगिक बुद्धि। सांवेगिक बुद्धि को प्रथम सैल्वे एवं मेयर ने इंट्रोड्यूस किया था। कौन इंट्रोड्यूस किए थे? सांवेगिक बुद्धि यानी इमोशनल इंटेलिजेंस को साल्वे और मेयर साहब ने प्रस्तुत किया था। इमोशनल इंटेलिजेंस नामक बुक को डैनियल गोलमैन ने लिखा था। इमोशनल इंटेलिजेंस नामक एक बुक है जिसको लिखने वाले डैनियल गोलमैन साहब थे, ठीक है। और सांवेगिक बुद्धि को जिन्होंने सर्वप्रथम इंट्रोड्यूस किया वो साल्वे और मेयर थे। देखिए यहाँ पे एक चीज और है अब इसके बाद कि एरिस्टोटल यानी अरस्तु ने कुछ कहा था इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, सांवेगिक बुद्धि के बारे में।
अरस्तु ने कहा था कि अरस्तु का वचन है कि कोई भी किसी भी समय नाराज हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अर्थ है कि हम अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाए, सही जगह पर सही समय पर सही तरीके से सही मात्रा में यूज कर पाए, इसी को इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। समझ रहे हैं? एनी बडी कैन बिकम एंग्री, दैट इज इजी, बट टू बी एंग्री विथ द राइट पर्सन एंड टू राइट डिग्री एंड द राइट टाइम एंड फॉर राइट पर्पज एंड इन द राइट वे, दैट इज नॉट विद इन एवरी बडी पावर, दैट इज नॉट इजी। ये एरिस्टोटल यानी अरस्तु ने कहा था कि आप सही समय पर एकदम सही मात्रा में सही जगह पर सही तरीके से सही यूज में आप अगर गुस्सा होते हैं, ये आपका इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। और ये बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, इतना कर पाना कि मतलब ये मतलब नाराज होना बड़ी बात मतलब बुरी बात नहीं है, पर ये ऐसा होना मुश्किल है, पर इसी को इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस की विशेषताएं क्या है, ये अरस्तु के हिसाब से उन्होंने कहा था, और वो आसान नहीं है। उन्होंने कहा ना कि दैट इज नॉट इजी। भाई आप अमाउंट कैसे गुस्से का नाप लेंगे? 100 ग्राम गुस्सा हुआ मैं, ऐसे कैसे? ये पॉसिबल है नहीं, ठीक है। और इतने ही सेकंड तक हुआ था, ये भी सब सारी चीज़ें थोड़ा मुश्किल है ना। तो वही इमोशनल इंटेलिजेंस की विशेषताएं जो है, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस जो है आपके, देखिए, सोशल स्किल, सामाजिक कौशल, सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, एम्पैथी, समानुभूति यानी सहानुभूति, टू पुट योर सेल्फ इन समबॉडी शूज, सेल्फ रेगुलेशन, स्वनियंत्रण जो है, ये सब जो है इमोशनल इंटेलिजेंस की, सामवेगिक बुद्धि की ये विशेषताएं हैं, ठीक है। अब एक टर्म समझते हैं, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, कोऑर्डिनेशन एंड इमोशन, संज्ञान एवं संवेग। ये क्या है देखिए, संज्ञान एवं संवेग बाई डायरेक्शनल, ये द्विदिशात्मक होते हैं, इंटर रिलेटेड, अंतर संबंधित होते हैं एक दूसरे से, यानी संज्ञान और संवेग एक दूसरे से संबंधित होते हैं और द्विदिशात्मक होते हैं। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, सिर्फ एक केस में प्रभावित नहीं करते, जैजोंग के। ये बाई डायरेक्शनल होते हैं, कोऑर्डिनेशन यानी दिमाग से रिलेटेड, संवेग भी दिमाग से ही रिलेटेड है, पर ये जो है गुस्सा वगैरह वगैरह ये सब चीजें संवेग में आती हैं, आपको पता है। तो कोऑर्डिनेशन यानी संज्ञान और संवेग दोनों बाई डायरेक्शनल है, इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, पर एक केस में नहीं करते। जैजोंग कौन है? जैजोंग के अनुसार इमोशन एंड कोऑर्डिनेशन इंडिपेंडेंट हैं। इन्होंने बताया था कि इनके अनुसार जो है ये दोनों स्वतंत्र हैं। याद रखिएगा एग्जाम में। मनोवैज्ञानिक द्वारा यह सुझाव दिया गया कि शिक्षकों के दृष्टिकोण में गिफ्टेडनेस की भावना निम्नलिखित के संयोजन पर निर्भर करती है। यानी मनोवैज्ञानिकों यानी साइकोलॉजिस्ट द्वारा यह बताया गया कि शिक्षकों के दृष्टिकोण से गिफ्टेडनेस की भावना निम्नलिखित संयोजन पर निर्भर करती है। ये इससे थोड़ा अलग टॉपिक है, ये कोऑर्डिनेशन और जो है आपका इमोशन से रिलेटेड है। अब इनके बारे में यहाँ पे कुछ दिया हुआ देखिए कि हाई एबिलिटी, उच्च क्षमता, हाई क्रिएटिविटी, उच्च रचनात्मकता, हाई कमिटमेंट, उच्च प्रतिबद्धता, ये तीनों में कॉमन है। जो उसे रिनेजुअली के एसीसी ये गिफ्टेड होता है। मतलब इसको याद रखने का तरीका है, एसीसी सीमेंट नहीं भाई, एसीसी ये है कि एसीसी यानी हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी, सी यानी क्रिएटिविटी, उच्च रचनात्मकता, हाई कमिटमेंट। तो यहाँ से एसीसी से आप याद रख सकते हैं। और ये 3 रिंग मॉडल है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन एंड इमोशन के बीच और क्रिएटिविटी के बीच जो है ये एक अलग ही तरह का रिलेशन है 3 रिंग मॉडल का। इसको आप याद रखिएगा एसीसी से। तो एसीसी शॉर्ट रखिए। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हुए आते हैं। देखिए, प्रतिभाशाली बच्चे ज़्यादा जिज्ञासा उनके अंदर होती है, चीज़ों को याद रखने की स्मृति अच्छी होती है, IQ 140 से प्लस होता है और तर्क शक्ति उनकी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो ये था, अब तक आप चीज़ों को जो बताया हूँ समझ गए होंगे, ठीक है। और सॉरी, कोऑर्डिनेशन, इमोशन, ये सारी चीज़ें, संज्ञान और संवेग से संबंध, ये सब हो चुका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत, देखिए इंपॉर्टेंट है बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि का सिद्धांत, थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। बहुबुद्धि का सिद्धांत देने वाले जो है हार्वर्ड गार्डनर साहब हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस इज आल्सो नोन एज मल्टीपल डायमेंशनल इंटेलिजेंस, यानी अलग अलग डायमेंशन में, अलग अलग डायरेक्शन में जो है आपका इंटेलिजेंस जो होता है वो मल्टीपल डायमेंशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है।
हार्वर्ड गार्डनर साहब ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, ये 8 प्रकार का इन्होंने दिया था। देखिए वेरीफाइड बाय एनसीईआरटी लिखा हुआ है, मतलब एनसीईआरटी के जो नई एनसीईआरटी है उसके अनुसार। और जगह आपको कई और भी प्रकार मिल सकते हैं 9-12, पर यहाँ पे एग्जैक्ट जो है एनसीईआरटी के अनुसार वेरीफाइड जो है 8 प्रकार के हैं। ठीक है, ईच ऑफ दीज इंटेलिजेंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी हर प्रकार की बुद्धि स्वतंत्र होती है एक दूसरे से। इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, यह कोई एक क्षमता नहीं है। ठीक है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है भाई, एक प्रकार की नहीं। उन्होंने कहा बुद्धि के कई सारे प्रकार हैं और उनमें टीचर कैन टीच मल्टीपल वे, इसलिए टीचर भी पढ़ाने के तरीके जो होते हैं अध्यापक के वो भी कई प्रकार के हो सकते हैं। कई सारे टीचर के एक ही तरीके नहीं हो सकते, बहुत सारे टीचर के बहुत सारे तरीके होते हैं, हजारों टीचर के हजारों तरीके हो सकते हैं। तो इसलिए जो है बुद्धि भी आपकी कई प्रकार की होती है, तो सिखाने के तरीके भी अलग अलग होते हैं, हो सकते हैं। ठीक है, होते ही हैं। अब इसमें 8 प्रकार जो आपके बहुत मेन है, सीटेट में पूछे जाते हैं, इनके एग्जाम्पल दे करके। जैसे आपका लिखा हुआ है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, यानी भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि में क्या होता है कि देखिए, स्किल इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ अ लैंग्वेज, यानी इनके जो भाषाई बुद्धि जिनके अंदर पाई जाती है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, उनके अंदर जो है ना लैंग्वेज की एक अलग ही स्किल होती है। लैंग्वेज को बोलने, मतलब लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने की, प्रस्तुत करने की। पर्सन ऑन दिस हाई इंटेलिजेंस आर वर्ड स्मार्ट, उनके जो व्यक्ति जो होते हैं, उनके बुद्धि के जो वर्ड्स जो निकलते हैं बहुत ही स्मार्ट होते हैं, जो दूसरों को प्रभावित बहुत तेजी से करते हैं। रीडिंग, हियरिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, डिबेटिंग, वाद विवाद, डिस्कशन, रबिन, ये सब चीजें लिंग्विस्टिक बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस यानी भाषाई बुद्धि वाले लोगों में बहुत ही बेहतर पाई जाती है। रीडिंग की क्षमता बहुत जबरदस्त, हियरिंग की सुनने की, स्पीकिंग बोलने, राइटिंग, डिबेटिंग, वाद विवाद, डिस्कशन जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए। इसमें एग्जाम्पल में लिखा हुआ है रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की आपने एक बात सुनी होगी, जब उस टाइम पे उन्होंने अमेरिका के शिकागो में जो है वो भाइयों एवं बहनों वाला भाषण दिया था, जिसके बाद जो है आप पूरा, मतलब उन्होंने प्रभावित कर दिया वहाँ पे लोगों को, बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही कम टाइम में इतना प्रभाव अपना बना दिया था। तो ये जो है, इसीलिए ये एग्जाम्पल है लिंग्विस्टिक यानी भाषाई बुद्धि के। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि जिनके अंदर रीडिंग, हियरिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, डिबेटिंग, डिस्कशन, इस तरह की क्वालिटी काफ़ी बेहतर पाई जाती है, वो जो है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जिनके अंदर हो, जैसे स्किल इन साइंटिफिक थिंकिंग यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग। पर्सन हाई ऑन दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस कैन थिंक लॉजिकली एंड क्रिटिकली, यानी उस तरह की स्किल जो है वैज्ञानिकों में, जिसको प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल काफ़ी बेहतर हो, और वो पर्सन हाई लेवल की सोच रखते हो, जैसे लॉजिकली और क्रिटिकली सोचने की। साइंटिस्ट एंड नोबेल प्राइज विनर्स आर लाइकली टू बी स्ट्रांग इन द कंपोनेंट, इन दिस कंपोनेंट। अल्बर्ट आइंस्टीन, एपीजे अब्दुल कलाम। यहाँ पे देखिए ये बता रहा है कि वो पर्सन, वो व्यक्ति जो लॉजिकली सोचते हैं, जैसे मैथमेटिक्स से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड जो हैं वो, जैसे आपके अल्बर्ट आइंस्टीन साहब थे और एपीजे अब्दुल कलाम, ये लोग जो है मतलब साइंस से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, लॉजिकली चीज़ों को इन्होंने काफ़ी इंटेलिजेंट थे। तो ये लोग जो है लॉजिकल यानी मैथमेटिकल, तर्कपूर्ण बुद्धि के अंतर्गत आएंगे। नोबेल प्राइज विनर जो हैं वो लोग ज़्यादातर आएंगे, ये साइंस में नोबेल प्राइज विनर ऐसा बताया गया। ठीक है, तो जो लोग लॉजिकली इंटेलिजेंट हैं, लॉजिकली मतलब कि इंटेलिजेंट हैं, उस तरह के लोगों को आप जो है वो लॉजिकल मैथमेटिकल अंतर्गत रखेंगे इंटेलिजेंस के। तीसरा है आपका स्पेशियल इंटेलिजेंस यानी स्थानिक बुद्धि, यानी किसी विशेष स्थान के बारे में, किसी एरिया के बारे में, किसी चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा उन्हें जो है नॉलेज होता है, उसके बारे में वो बेहतर करते हैं। जैसे स्किल इन फॉर्मिंग विजुअल इमेज एंड पैटर्न, यानी इस तरह की क्वालिटी जो, जैसे नहीं देखा आपने मूवी में कि उस कोई बता रहा होता है हुलिया, इस तरह से वो दिख रहा था, उस तरह से था, तो उसका इमेज बना देंगे विजुअलाइजेशन के बेस पे, समझ रहे हैं। तो इस तरह के जो लोग आते हैं उन्हें स्पेशियल इंटेलिजेंस के अंदर रखा जाता है। जैसे सेलर्स, नाविक, स्कल्पचर, मूर्तिकार, पेंटर, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डेकोरेटर, कार्टोग्राफ, पायलट, सर्जन।
मतलब सेलर्स, नाविक। नाविक जो है आपका देखिए बड़े बड़े समुद्रों में अगर वो जगह की सही तरीके से जानकारी नहीं रखेगा तो उसमें दिखता सब कुछ सेम है। स्कल्पचर, मूर्तिकार, मूर्तिकार सही चीज़ें सही जगह सेट करके बनाता है ताकि चीज़ें अच्छी लगे, मूर्ति एकदम जैसी चाहिए वैसी बने। पेंटर्स, आर्किटेक्ट्स, यानी जो पेंटर होते हैं वो भी कौन सी पेंट कलर कहाँ लगाना है, कौन सा कहाँ अच्छा लगेगा। आर्किटेक्ट्स यानी वास्तुक, आर्किटेक्ट का मतलब बिल्डिंग वाले। इंटीरियर डेकोरेटर, जो घर में आजकल डेकोरेटिंग के लिए स्पेशलिस्ट बुलाए जा रहे हैं कि ये चीज़ यहाँ रखे तो बेहतर होगा, वो वहाँ रखे। कार्टोग्राफर, मानचित्रकार, पायलट्स, सर्जन, ये सब लोग जो है स्पेशियल इंटेलिजेंस यानी स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत आएंगे। समझ रहे हैं? तो स्पेशियल इंटेलिजेंस यानी स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत आने वाले चीज़ों को आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस यानी संगीती बुद्धि। तो संगीती बुद्धि का मतलब हुआ कि देखिए इनमें जो है आपका वो लोग आएंगे, क्या लिखा है, सेंसिटिविटी टू म्यूजिकल रिदम एंड पैटर्न, यानी जो संगीत से रिलेटेड होते हैं, रिदम से रिलेटेड होते हैं, जिनकी इस तरह की इंटेलिजेंस बुद्धि काफ़ी स्मार्ट होती है। जैसे आपका एग्जाम्पल में यहाँ देखिए सामने फिगर में दिख रही है लता मंगेशकर। तो इट इज़ द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, क्रिएट एंड मैनिपुलेट म्यूजिकल पैटर्न। ठीक है, AR रहमान, सोनू निगम, लता मंगेशकर, ये लोग जो है म्यूजिकल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो ये जो है आपकी चौथे नंबर की बुद्धि है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। अब इसमें आगे बढ़ते हुए हम लोग जो है बात करते हैं 5 बॉडीली काइंस्थेटिक। बॉडीली काइंस्थेटिक क्या होता है? यूजिंग अ होल पोर्शन ऑफ द बॉडी, फ्लेक्सिबल एंड क्रिएटिवली। एथलेटिक्स, डांसर, एक्टर, स्पोर्ट पर्सन, जिमनास्ट एंड सर्जन आर लाइकली टू बी हैव अ सच काइंड ऑफ इंटेलिजेंस पायलट। यानी देखिए बॉडीली काइंस्थेटिक के अंदर जो है, जो बॉडी से रिलेटेड काफ़ी मतलब अपना वो रखते हैं, क्या कहते हैं, मतलब बुद्धि, मतलब हर चीज़ों में इंटेलिजेंस होते हैं। जैसे सामने विराट कोहली जी दिख रहे हैं, विराट कोहली एक अच्छे खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स में पर्सन है। एथलेटिक्स भी आ जाएंगे इसमें, डांसर भी आ जाएंगे, जिमनास्ट, सर्जन और पायलट्स। ये देखिए समझने वाली बात है, सर्जन और पायलट जो है स्पेशल बुद्धि में भी दे दिया गया, दोनों में कॉमन है। तो सर्जन एंड पायलट्स कॉमन है, इसलिए ज़्यादा महत्व इसे स्पेशल में दे। अगर मान लीजिए ये दोनों में आ जाता है, यानी सर्जन और पायलट जो है आपका बॉडीली काइंस्थेटिक और वो स्पेशियल दोनों के ऑप्शन है, तो आप जो है उसे ज़्यादा महत्व स्पेशियल वाले में देंगे, जो अस्थाई बुद्धि वाला है। ठीक है, तो इसलिए ये यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है, समझ रहे होंगे आप। इसमें भी एग्जांपल है ना, सर्जन, और यहाँ पे देखिए आपका है पायलट्स। तो ये स्पेशियल में और इनमें दोनों में अगर आपको दिखे तो आप स्पेशियल वाले में ज़्यादा महत्व देंगे, यानी उसी में ये जाएगा। ठीक है, बात करते हैं इंटरपर्सनल स्किल यानी अंतर वैयक्तिक बुद्धि। सेंसिटिविटी टू सबटल एस्पेक्ट ऑफ अदर्स बिहेवियर, दूसरों के व्यवहार व भावनाओं को समझना। ठीक है, सेंसिटिविटी टू सबटल एस्पेक्ट ऑफ अदर्स बिहेवियर, दूसरों के व्यवहार व भावनाओं को समझना, ये जो है आपका इंटरपर्सनल स्किल के अंतर्गत आता है। जैसे साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर्स एंड रिलीजियस लीडर्स आर लाइकली टू पोजेस हाई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। एम गांधी, मदर टेरेसा, और महात्मा गांधी और मदर टेरेसा, मतलब ये दूसरों के व्यवहार व भावनाओं को समझने की क्षमता रखते हैं। इसमें जैसे साइकोलॉजिस्ट आएंगे, मनोवैज्ञानिक, इसमें सबसे ज़्यादा आते हैं। काउंसलर, पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर, रिलीजियस लीडर, जो धार्मिक है वो लोग भी, धार्मिक जो हैं, आर लाइकली टू पोजेसेस हाई इंटरपर्सनल, ये लोग जो है हाई इंटरपर्सनल स्किल वाले, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वाले होते हैं। ये दूसरों की भावनाओं को समझ करके उस हिसाब से जो है काम करते हैं और उस तरह की बुद्धि ज़्यादा रखते हैं। सामने मदर टेरेसा जी दिख रही हैं और महात्मा गांधी को भी एग्जाम्पल में बताया गया, इस तरह के लोग। ठीक है, जो दूसरों की बुद्धि को समझ लेते हैं। इंट्रापर्सनल क्या है, देखिए अंतःवैयक्तिक बुद्धि। अब इसमें देखिए अंतर्वैयक्तिक पहले था, ये अंतःवैयक्तिक है। इंट्रापर्सनल
उसमें इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। इंट्रापर्सनल अवेयरनेस ऑफ वंस ओन फीलिंग्स, मोटिव्स, ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड मीनिंग ऑफ लाइफ डिजायर्स। ये क्या कह रहा है कि अवेयरनेस ऑफ वंस ओन फीलिंग, मोटिव्स, ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड मीनिंग ऑफ अ लाइफ डिजायर्स, यानी उस तरह के बुद्धि वाले लोग जो अपनी भावनाओं को और अपने आप को समझने पे, अपने आप के एग्जिस्टेंस को समझने पे काफ़ी ज़्यादा मतलब फोकस होते हैं, इस तरह की बुद्धि रखते हैं। पर्सन हाई ऑन एबिलिटी हैव अ फाइनर सेंसिबिलिटी रिगार्डिंग देयर आइडेंटिटी, ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड मीनिंग ऑफ अ लाइफ, यानी अपने जीवन के बारे में समझने पे सबसे ज़्यादा उनकी सेंसिबिलिटी होती है, खुद की क्षमताएं यूज़ करते हैं, खुद का उपयोग करते हैं। जैसे आपका देखिए महात्मा बुद्ध सामने दिख रहे हैं, गौतम बुद्ध, तो ये जो इन्होंने मतलब खुद की खोज करके चीज़ों को काफ़ी, जैसे नहीं कहते आत्मज्ञान हो गया, ठीक है, तो वो चीज़ों पे इन्होंने काफ़ी काम करा था, इस तरह की बुद्धि थी। तो ये जो है इंट्रा पर्सनल के अंदर आते हैं, जैसे संदीप माहेश्वरी, एरिस्टोटल, अरस्तु, सदगुरु, फिलोसफर, बुद्धा, ठीक है, ये लोग जो है खुद के अंतर आत्मा के अंदर से चीज़ों को निकाल करके बाहर लेके आते हैं ज्ञान को। ऐसा नहीं कि किसी के मतलब कहीं से किताब से या फिर ये, इन्हें आत्मज्ञान कहते हैं। इस तरह के लोगों को अपने आप को समझना कि मैं कौन हूँ, इस तरह के जवाब, और इंटर मतलब पर्सनल, इसको तो इंट्रा पर्सनल स्किल कहते हैं, खुद की बुद्धि। अगला देखिए बुद्धि है नेचुरलिस्टिक बुद्धि, नेचुरलिस्टिक यानी प्राकृतिक बुद्धि। तो ये लोग प्राकृतिक बुद्धि वाले वो आते हैं, सेंसिटिविटी टू फीचर ऑफ अ नेचुरल वर्ल्ड, यानी प्रकृति से रिलेटेड संसार में जो इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे हंटर, शिकारी, फार्मर, टूरिस्ट, बोटानिस्ट, जियोलॉजिस्ट एंड बर्ड वाचर पोजेसेस मोर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, यानी जो शिकारी होते हैं, किसान होते हैं, और टूरिस्ट जो घूमने वाले, बोटनिस्ट वनस्पति वाले, जियोलॉजिस्ट एंड बर्ड वाचर्स जो मतलब चिड़िया को मतलब ख्याल, चिड़िया अगर नहीं देखते हैं आपने, सेंचुरी सुना हुआ, चिड़िया बहुत ज़्यादा प्रकार के वहाँ पे उन्होंने सेव करके रखा है। तो इस तरह के लोग जो है नेचर से रिलेट बहुत ज़्यादा मतलब लगाव रखते हैं, वो इस तरह के बुद्धि वाले लोग जो है नेचुरलिस्टिक प्राकृतिक बुद्धि के अंतर्गत आते। तो ये था आपका हार्वर्ड गार्डनर की 8 बुद्धि, जो आपको डिटेल में यहाँ पे दिखाया गया और समझ में भी आया होगा। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं आज थोड़ा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। त्रिबुद्धि सिद्धांत, ट्रायर्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये त्रिबुद्धि सिद्धांत यानी ट्रायर्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस क्या है कि विलियम स्टर्नबर्ग के द्वारा ट्रायर्की थ्योरी दी गई थी, ठीक है। त्रिबुद्धि सिद्धांत ये पहले ही आ जाना चाहिए था, थोड़ा सा ये अरेंजमेंट चेंज होने के नाते यहाँ आया है कि त्रिबुद्धि सिद्धांत आप याद रखिए कि जो देने वाले थे ये आपके विलियम स्टर्नबर्ग साहब थे, इन्होंने त्रिबुद्धि सिद्धांत को दिया था। प्रैक्टिकल क्रिएटिव एनालिटिकल, पीसीए से रिलेटेड है, प्रैक्टिकल क्रिएटिव एनालिटिकल। अगला है कंपोनेंशियल विश्लेषणात्मक, कॉन्टेक्सचुअल प्रायोगिक। कंपोनेंशियल विश्लेषणात्मक का मतलब थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली, यानी जो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग रहते हैं। देखिए 2 तरह के इसमें बताया गया है कि कंपोनेंशियल यानी विश्लेषणात्मक सोच वाले लोग कि जो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं, ठीक है, और इंफॉर्मेशन जो है इकट्ठा करके मतलब जो चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट रूप में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, और एक्सपेरियंशियल मतलब रचनात्मक, फॉर्मूला न्यू आइडिया मतलब नई नई चीज़ें बनाना, नए क्रिएट करना, नए फैक्ट्स लेके आना, ये लोग जो है एक्सपेरियंशियल रचनात्मक के अंतर्गत आते हैं। कॉन्टेक्सचुअल प्रायोगिक का मतलब सेफ द इन्वायरमेंट टू मैक्सिमाइज वंस स्ट्रेंथ एंड कंपनसेट वंस वीकनेस, स्ट्रीट स्मार्ट, पर्यावरण को मैक्सिमाइज करके खुद एक क्षमता मतलब क्रिएट करना, और एक जो है वीकनेस को मतलब एक विशेष रूप में लेके जाना, इस तरह के डायरेक्शन में जो जाते हैं उसे कॉन्टेक्सचुअल यानी प्रायोगिक के अंतर्गत आते हैं। और लुई थ्रस्टोन, ये देखिए लुई थ्रस्टोन ने कुछ जो है यहाँ पे दिया था, ये बहुत कम पूछा जाता है पर आपको दे दिया गया, बस बता देते हैं ऐसे ही।
देख लीजिए एक बार कि इन्होंने क्या कहा था, पीएमए यानी 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, द 7 फैक्टर्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एस स्पेशियल, पी परसेप्चुअल एबिलिटी, एन न्यूमेरिकल एबिलिटी, वी वर्बल कंप्रिहेंशन, डी डब्ल्यू वर्ड फ्लुएंसी, एम मेमोरी, आर रीजनिंग। ठीक है, स्थानिक क्षमता, अवधारणात्मक क्षमता, संख्यात्मक क्षमता, भाषा समझने से संबंधित, भाषा बोलने से संबंधित, स्मृति, तर्क शक्ति। तो ये जो है आप याद कैसे कर सकते हैं, SPNVWMR ट्रिक है, लुइस थ्रस्टोन साहब ने दिया था। और इसके बाद हम लोग जो है अब जिन पियाजे वगैरह जो बहुत ही फेमस, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले मनोवैज्ञानिक है उन पर बात करेंगे। और वो लास्ट वीडियो होगी आपकी CDP की, उसी में जो कवर करना है कवर करके फिर जो है आपका ये ख़त्म कर देंगे हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।